बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक नंबर 2 फिजियोलॉजी को। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास वैल्यू आएगा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक न्यूरॉन होते हैं और न्यूरोग्लिया होते हैं। अब न्यूरॉन्स हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम का, लेकिन न्यूरोग्लिया होते हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। अब न्यूरोग्लिया हम दो टाइप्स में कह सकते हैं, एक होता है माइक्रोग्लिया और एक होता है मैक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया मेनली क्या काम होता है इनका, जब भी कोई इंजरी वगैरह होती है ना, तो वहाँ से कोई डर्बिस वगैरह होता है वो रिमूव करवा रहे होते हैं। ओके, मैक्रोग्लिया को हम तीन टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, शिवान सेल और एस्ट्रोसाइट्स। अब आपको पता है जो हमारे पास नर्व फाइबर होता है ना, उसको कवर किया होता है किसने, हमारे पास ऊपर से इसके ऊपर कवर किया होता है माइलिन शीथ ने। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो हमारे पास माइलिन शीथ बनी होती है ना, ओलिगोडेंड्रोसाइट ने बनानी होती है। पीएनएस के अंदर शिवान सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स का मेन काम है ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन के अंदर। आमतौर पे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, वो उसके सिलेक्टिवली परमेबल होता है। मतलब मेनली लिपिड सोलबल चीज़ें ही पास कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, सिलेक्टिव चीज़ें ही आगे जाएंगी। अब न्यूरॉन के बारे में बताएंगे। टोटल 100 बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे इसके दो पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सोन। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम गिवन है। अब जो डेंड्राइट आपके पास मैंने जूम किया, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन लेके सेल बॉडी की तरफ आ रहे हैं, और जो एक्सोन होते हैं उनका काम होता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाना। अब सेल बॉडी क्या है, उसे हम सोमा भी कहते हैं। ठीक है, इसका साइज डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह, गोल्जी वगैरह एक्सेट्रा, एक बार देख लें। अब निजल बॉडी क्या होती है हमारे पास। अब निजल बॉडी का मेन काम होता है कि इसका काम आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये मेनली आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इनका मेनली वो कह रहा है कि डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन ने काम क्या करना है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक डाउन होंगे, इनकी क्रोमेटोलाइसिस होगी एक्सेट्रा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। निजल बॉडी की फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन सिंथेसिस के इनका अंदर रोल होता है। ठीक है, जब भी न्यूरॉन डैमेज होता है ना, मतलब उसको रीजनरेट करवाने के अंदर इनका रोल होता है। ठीक है, डेंड्राइट का मेन काम यही होता है कि जो भी सिग्नल वगैरह आने हैं ना, तो वो डेंड्राइट से होके सेल बॉडी के अंदर जाने। ओके, अब यहाँ पे बता रहा है निजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सोन के बारे में बताएंगे, जो सिग्नल सेल बॉडी से प्रोसेस होने ना, वो आगे हमारे पास एक्सोन के जरिए आगे की तरफ मूव करेंगे। ओके, अब इसकी थिकनेस बताएगी, वेरी करिए 0.1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये आपस में जुड़े होते हैं, साइनेप्टिक नोब होती है इनकी, सिनेप्टिक एंड होते हैं एक्सेट्रा, वो आगे पढ़ेंगे जाके। अब एक्सोन के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होंगे। उसके बाद माइलिन शीथ के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास कवरिंग होती है मतलब नर्व फाइबर की। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये हमारे पास सीएनएस के अंदर किससे बनते हैं और पीएनएस के अंदर किससे बनते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे नोड ऑफ रेनवियर, वो एरियाज होते हैं मतलब नर्व फाइबर के जहाँ पे हमारे पास ये एब्सेंट होती है। ठीक है, नर्व माइलिन शीथ। ओके, अब हम बताएंगे इसके बारे में कि इसने माइलिन शीथ ने कवर किया होता है, रैप किया होता है हमारे पास कंप्लीट उसे न्यूरॉन को। उसमें बताएंगे यहाँ पे लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन वगैरह से बनती है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको पता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है और साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है। अब माइलोजेनेसिस मतलब माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कैसे होगी। सबसे पहले पॉइंट जीरो के बारे में आपको याद रखना है कि पॉइंट जीरो वो मेरे एरिया होता है जहाँ से स्टार्ट होनी होती है मतलब माइलिन शीथ की फॉर्मेशन। ओके, अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना मतलब माइलिन शीथ की, उसे कहते हैं न्यूरोलेमा। ओके, ये हमारे पास उसके बाद यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन वगैरह डिफरेंट मतलब कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वो आगे आपने रीड करना है। ओके, उसके बाद हम है ना जो नोड ऑफ रेनवियर, वो एरियाज होते हैं जहाँ पे न्यूरोलेमा या न्यूरॉन शीथ मतलब ये माइलिन शीथ वो प्रेजेंट नहीं होती। इसकी आपके पास सीएनएस के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट बना रहे होते हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि माइलिन शीथ की फॉर्मेशन अगर हम बात करेंगे ना, मेनली बच्चों के अंदर तकरीबन 2 साल से बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, कह रहे हैं अगर वन ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है ना, उसका मेनली वो 40 नर्व फाइबर्स के ऊपर ना अपनी माइलिन शीथ को बना सकता है। ओके, अब जो नो रीजनरेशन नहीं है सीन्स के अंदर, मतलब अगर एक माइलिन शीथ खराब हो गया ना, तो देन वो फिर नहीं बनेगी। ओके, अब हम बताएंगे ये स्लाइटली परमिएबल होती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ मेनली प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, प्रिवेंट करना है, इंसुलेशन का काम रोल प्ले कर रही होती है। और इसका मेन काम होता है कि इसने जो हमारे पास सिग्नल्स वगैरह होते हैं उनको ग्रेटर वेलोसिटी से कंडक्ट करवाना है। ओके, उसके बाद हमने इसके बारे में बताना है कि जिन फाइबर्स के ऊपर मतलब माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी ना, वो माइलिनेटेड होंगे, और उन जिनके ऊपर नहीं होगी वो अनमाइलिनेटेड होंगे। ओके, उसके बाद हम बताएंगे जो नर्व सिस्टम होता है उनमें दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है सोमैटिक, एक होता है ऑटोनोमिक। ठीक है, सोमैटिक वही है जो हमारे पास स्केलेटल मसल वगैरह को कंट्रोल करवा रहा है। ऑटोनोमिक में बताएंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है। अब ये हमारे पास जीआईटी विजरा वगैरह को आपको पहले से आइडिया है इसके बारे में। अब ट्रांसपोर्ट की दो टाइप आपके पास दिखाई गई हैं, एक होती है हमारे पास एंटीरोग्रेड, एक होती है रेट्रोग्रेड। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया गया है, नेक्स्ट आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि हमारे पास ऑफ केमिकल्स वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इंटीरियर से एक्सोन की तरफ। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म ऑफ दी जो एक्सोन होता है हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, फंक्शन आपको डिफरेंट आपको परफॉर्म हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन की वगैरह सेंसिस हो रही होती है। अब 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक होती है काइनिन, एक होती है डाइनिन। ठीक है, अब एक होती है एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, एक होती है हमारे पास रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। अगर तो सेल बॉडी से कोई चीज़ निकल के हमारे पास जा रही है ना एक्सोन की तरफ, मतलब सेल बॉडी से, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डायग्राम। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास सेल बॉडी से आपके पास निकल के एक्सोन की तरफ मूव कर रही है ना कोई चीज़, तो हम ये कह देंगे हमारे पास कौन सी ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास एंटीरोग्रेड। लेकिन वही कोई चीज़ यहाँ से मतलब अगर एक्सोन से सेल बॉडी की तरफ मूव करेगी तो हम
कह देंगे ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बताएंगे हमारे पास अब एक्सोनल ट्रांसपोर्ट को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्लो कंपोनेंट, एक होता है फास्ट कंपोनेंट। ठीक है, फास्ट कंपोनेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स का यूज हो रहा था, लेकिन स्लो कंपोनेंट में हमने डिफरेंट प्रोटीन पढ़ी हैं या साइटोप्लाज्मिक फ्लो होता है जिसकी वजह से चीजें मूव कर रही थी। ओके, नेक्स्ट नर्व इंजरी को पढ़ेंगे। नर्व इंजरी का डिफरेंट मैकेनिज्म है, मतलब नर्व इंजरी में मेनली होता क्या है कि इंजरी पेरिफेरल नर्व की हो सकती है, किसी स्ट्रेच की वजह से, किसी लक्रेशन या कट वगैरह लग जाए या वैसे कोई कंप्रेशन हो जाए, तो इनकी वजह से कोई इंजरी आ सकती है। ठीक है, इंजरी तो आपको आइडिया है ना कि इंजरी क्या है। नेक्स्ट इंजरी की टाइप डिस्कस करने लगे कि स्ट्रेच अगर देखें, अगर जो इलास्टिसिटी है ना, देखें आप नर्व फाइबर होते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रेचेबल होते हैं, लेकिन अगर इफ अट्रैक्शन फोर्स जो हम खींचने की ताकत है ना अगर बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं ना नर्व इलास्टिसिटी से भी ज़्यादा, देन क्या होता है कि वो टीयर होने के चांसेस होते हैं, तो वो नर्व इंजरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच रिलेटेड इंजरी उसे कहेंगे। लैक्रेशन क्या हो जाएगा, लाइक अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके हाथ में, उससे आपने कट लगा लिया, ठीक है, देन हम कहेंगे वो जो इंजरी होगी वो लैक्रेशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप पे डिपेंड कर रही हो कि कितनी मतलब डीप इंजरी हुई है या वगैरह, तो फिर वो आगे क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे उसे। अब कंप्रेशन इंजरी में मेनली देखें, आप संडे नाइट पल्से को डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखिए अगर हम ना जो चेयर होती है ना, चेयर के ऊपर लेटे हैं, तो अगर एक मतलब जो हैंड है ना वो लटका के लेट जाए दूसरी तरफ जहाँ से टेक होती है उसकी, तो देन हमारे पास इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो हम कहेंगे इसे संडे नाइट पल्से। इसकी डायग्राम आप गूगल से भी देख सकते हैं। इसमें हमने बताना कि देखिए जब रिजिड सरफेस के दो सरफेस के दरमियान आपकी कोई नर्व फंस जाती है ना, तो हम कहेंगे ये हमारे पास कंप्रेशन इंजरी है। जस्ट आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है इंजरी की, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। न्यूरोप्लेक्सिया होता है, एक्सोनोटोमिसिस होती है, ठीक है, और साथ में न्यूरोटोमिसिस होती है। ओके, जो फर्स्ट डिग्री इंजरी होती है ना उसे हम कहते हैं ये न्यूरोप्लेक्सिया है। ये किसी भी कंप्रेशन की वजह से हो सकती है या वैसे मिनिमम कोई इंजरी हो ना, उसे हम कहेंगे ये फर्स्ट डिग्री इंजरी है। इसमें क्या हो रहा होता है, मेनली न्यूरो जो प्लेक्सिक इंजरी के अंदर क्या होता है, ये फोकल सेगमेंट ऑफ नर्व, मतलब थोड़ा सा छोटा सा सेगमेंट जो होता है ना नर्व का, उसकी डीमाइलिनेशन, मतलब वहाँ से माइलिन शीथ रिमूव हो जाती है। उसके अलावा और कहीं एक जोन वगैरह को कोई मसला नहीं आएगा। ये फर्स्ट डिग्री इंजरी है, मतलब जब भी आपको वो सिनेरियो देगा ना तो वो बताएगा कि मिनिमल सी इंजरी हुई है। ठीक है, उसके बाद वो बता देगा इसके बारे में थोड़ा सा। अब एक्सोनोटोमिसिस क्या होती है हमारे पास, इसमें इस सेकंड और थर्ड टाइप डिग्री इंजरी आ जाती है। अगर तो हमारे पास डैमेज हो जाए ना एक्सोन को और माइलिन शीथ को, तो हम कह देंगे ये हमारे पास सेकंड डिग्री इंजरी है। ठीक है, और हमारे पास एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एपिन्यूरियम को कोई भी डैमेज नहीं होगा सेकंड डिग्री इंजरी के अंदर। और अगर वेलेरियन डिजनरेशन हमारे पास स्टार्ट हो रही है तो हम कह देंगे थर्ड डिग्री इंजरी है। ओके, उसके बाद हम बताएंगे कि न्यूरोटोमिसिस क्या होती है। न्यूरोटोमिसिस में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिग्री इंजरी आ जाती है। थर्ड जो डिग्री इंजरी होती है ना उसके अंदर क्या होता है, एक्सोन की एंडोन्यूरियम खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर एंडोन्यूरियम खत्म हो तो हम कह देंगे थर्ड डिग्री इंजरी। अगर हमारे पास पेरिन्यूरियम वगैरह को इंजरी हो ना, तो हम कह देंगे ये फोर्थ डिग्री इंजरी है। लेकिन अगर हम कहें ना कंप्लीट इंटायर नर्व ट्रंक खत्म हो गया तो ये फिफ्थ डिग्री इंजरी आ जाएगी। ओके, अब विलेरियन डिजनरेशन क्या है हमारे पास, इसे विलेरियन एक साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है कि नर्व फाइबर इज डिजनरेटेड व्हेन इट इज, जब तब डिजनरेट होगा नर्व फाइबर जब उसका कोई हम कट करेंगे या हम कहेंगे क्रश हो जाए या कोई गलत इंजेक्शन लग जाए। ठीक है, या उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाए। ओके, अब चेंजेस क्या होगा, मतलब जब कोई इंजरी हो जाती है नर्व फाइबर को तो देन विद इन 24 आवर्स क्या होता है कि जो डिस्टल सेगमेंट होता है ना पहले उनकी चेंजेस स्टार्ट होती है। ठीक है, वहाँ पे एक्सोन जो होते हैं वो स्वेल होते हैं, उनकी वो टूटने लग जाते हैं। ओके, देन फिर माइलिन जो शीथ है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, वहाँ से ऑयली ड्रॉपलेट ले जाएंगे, बाकी सारा वो खत्म हो जाएगी वहाँ से। ओके, देन हम बताएंगे मिर्ची, व्हाट इज मिर्ची स्टेनिंग, ये आप पे इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लें जस्ट कि तकरीबन यहाँ पे बता रहा है कि नर्व फाइबर बिकम ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, विद इन 8 to 10 डेज के अंदर। ओके, अब एंडोन्यूरियम वो जिसके अंदर मैक्रोफेजेस वगैरह होंगे उससे वो खाने लग जाएंगे। शिवान सेल्स के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो से तोड़ने लग जाएंगे। देन फिर इसी वजह से वो ब्लैक होगी। विद इन 3 डेज क्या हो रहा होगा, जो हमारे पास डिस्टल जो सेगमेंट है ना वो अभी भी कंडक्ट करवा रहा होगा इम्पल्सिस। ओके, हमारे पास न्यूरल ट्यूब और साथ में शिवान सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, वो बच जाएंगे। चेंजेस इन सेल बॉडी, तो विद इन 48 आवर्स वहाँ पे स्वेल होने लग जाएगी सेल बॉडी। ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियस जो होगा पहले वो सेंट्रल था, अब वो पेरिफेरल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन होने लग जाएगी, हम कह देंगे नीजल जो बॉडी है उसकी ब्रेकडाउन होने लगी है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे जो स्वेलिटी होगी ना चेंजेस की वो डिपेंड कर रही होगी मेनली दो चीज़ों पे, स्वेलिटी ऑफ इंजरी की इंजरी कितनी स्वेयर है और साथ में प्रोक्सिमिटी ऑफ द सेक्शन के वहाँ पे कितना सेक्शन कट आउट हुआ है। जैसे एक रीड दे लें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। अब रीजनरेशन कैसी होगी इसे एक बार रीड दे लें, इसके बारे में एमसीक्यू आएगा, नोट ऐसी को नहीं आ सकता यहाँ से। अब वो जो रीजनरेशन है वो 3 वीक में स्टार्ट होगी और 3 मंथ तक जा सकती है। ठीक है, सबसे फ्रॉम वो डिस्टल सेगमेंट से वो स्टार्ट होगी। ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ होने लग जाएगी, वहाँ पे प्रोक्सिमल सेगमेंट तक वो डेवलप होगी। ठीक है, अब बताएंगे जो अगर गैप हमारे पास 3 मिलीमीटर से कम है ना तो उसे शिवान सेल ही फिल कर देंगे। ठीक है, अगर गैप उससे बड़ा ना तो देन फिर उससे पहले स्टिच किया जाएगा ताकि गैप कम हो जाए, देन फिर उसे वो उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट होगी। वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट जाएंगे, वो अपनी सूडोपोडिया वगैरह एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, वो एक उस 50 to 60 फिब्रिल वहाँ पे वो एक मतलब जो एक्सोन से निकले होंगे। ठीक है,
मतलब फाइब्रोब्लास्ट से। देन फिर वो तकरीबन वो ग्रो करेगा 1 मिलीमीटर पर डे और तकरीबन 80% वो तकरीबन तब नॉर्मल हो जाएगा। 100% वो नॉर्मल बहुत कम आता है, ठीक है। अब रीजनरेशन के बारे में बताएंगे, न्यूक्लियस बिकम सेंट्रल, वापस आ जाएगा अपनी जगह पे, और बाकी सारा आपको आइडिया है ही है कि मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब एक होता है मल्टीपल सक्रोसिस और एक होता है जीबी सिंड्रोम। मल्टीपल सक्रोसिस के अंदर मेनली हम बताएंगे, पहले इसके जो नीचे लिखी हुई है ना मल्टीपल सक्रोसिस, यहाँ से पढ़ें कि ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि तकरीबन जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि मेनली कोई वायरस आ जाए, कोई मतलब ईबी वायरस होता है एक, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा हो। पैथोफिजियोलॉजी में बताएंगे इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो अटैक आ रही होती है हमारे पास माइलिन शीट को, ठीक है। अब माइलिन शीट जब खराब हो जाएगी वहाँ से वहाँ पे लॉस होगा पोटाशियम का, ठीक है। अब पोटाशियम वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपरपोलराइजेशन रहेगी एटसेट्रा। तो वहाँ पे मेनली क्या काम होगा, जब आपकी माइलिन शीट खराब हो जाएगी ना तो वो कंडक्ट नहीं करवा पाएगी इम्पल्सिस को, ठीक है। साइन और सिम्टम्स में हमारे पास मेनली आ जाएगा पैरा प्रेसिस आ जाएगा, ठीक है, कि लोअर एक्सट्रीमिटीज वीक हो जाएंगी। सिनेरियो में मेनली वो आपको ना ये फीचर बता रहा था कि वो एक पेशेंट आ रहा है, ठीक है, उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज बहुत वीक है, पैरास्थीसिया हुआ, उसे नमनेस है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो अपना हीट इंटॉलरेंट है। तो आपको आइडिया हो जाएगा ये हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप बताएंगे उसकी वीएन ब्लड होगी, ठीक है। उसके बाद डिस्फेजिया हो जाएगा, डिसार्थरिया हो जाएगा, आंखें मूव करने में पेन होगी, ठीक है। अब कोर्स वो कार्य बताएगा कोर्स ऑफ, अब जो डिजीज का कोर्स है ना वो वेरिएबल है। अब एक होती है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक टाइप सी ये लिखी गई है मेनली। एक होती है सेकेंडरी हमारे पास प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक होती है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पहले प्राइमरी वाले के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर ना हमारे पास देखें जो बीमारी होगी ना उसको टाइम नहीं मिलेगा, मतलब देखें हर वक्त ही हमें मसला रहेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे ना सेकेंडरी वाले के अंदर, उसमें देखें मसला होगा, फिर थोड़ी देर हमें रिलैक्सिंग पीरियड आ जाएगा माइनर सा, देन फिर दोबारा मसला स्टार्ट हो जाएगा। अब जो होता है ना रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा, लाइक 1 घंटा अगर हम ठीक रहे ना तो देन नेक्स्ट घंटे के अंदर हमें मसला आने लग जाएगा। डायग्नोसिस के अंदर वही आपको सारे आपको पहले बता दिए हैं कि क्या फीचर्स होंगे। आप नर्व टेस्ट करवा सकते हैं, कंडक्शन टेस्ट होता है, एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं, ओके। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जीबी सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। वो बताता हूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ना पैची डिस्ट्रक्शन हो रही होती है हमारे पास सीएनएस के अंदर जो माइलिन शीट की, ठीक है। अब मेनली किस प्रोटीन होती है, एक होती है पीओ प्रोटीन होती है, ठीक है, माइलिन प्रोटीन 0, उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, साथ में PM22 प्रोटीन होती है, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है, इनकी डिस्ट्रक्शन होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, देन हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा। और याद रखिएगा जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मसला बनेगा देन ही हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा होगा। और जीबी सिंड्रोम तब हो रहा होगा हमारे पास जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मसला बन रहा होगा, ऑटो एंटीबॉडीज जब बनेंगे ना पीएनएस के अंदर, देन हम कह देंगे या जीबी सिंड्रोम है। इस दोनों की तकरीबन सिम्टम्स सेम, ओके। अब हम फंक्शन क्लासिफिकेशन आपने बचपन से पढ़ी है, मतलब 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी वाले यूनिपोलर होते हैं, इंटर वाले हम कह देंगे मल्टीपोलर है, और मोटर वाले हम कह देंगे ये भी मल्टीपोलर है। ये आपके पास लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। यूनिपोलर में हम बता देंगे, वहाँ आपके पास लिखी यहाँ पे दिखाई भी है, देखें एक पोल निकल रहा है सिर्फ, ओके। अब मल्टीपल जो हमारे पास बाईपोलर में 2 हमारे पास निकल रहे होते हैं, एक डेंड्रॉइड में निकल रहा होता है एक्सोन। देखें जो यूनिपोलर वाला है ना, अगर उसको अगर जूम करके देखते हैं तो वहाँ पे आपको कोई नजर नहीं आ रही डेंड्राइट वगैरह, यहाँ पे सिर्फ अगर जस्ट होती हैं आपके पास एक्सोन होते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास वो डेंड्राइट भी प्रेजेंट है और एक्सोन भी प्रेजेंट है, देन आप कहेंगे बाईपोलर न्यूरॉन है। उसके एक होते हैं सूडो यूनिपोलर, मतलब आपके पास सूडो यूनिपोलर में ना निकल एक ही रहा होती है आपके पास, यहाँ पे जूम सही नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे मतलब फाइबर एक ही निकलता है, प्रोसेस एक निकलता है, वो डिवाइड होकर आगे डेंड्राइट और एक्सोन बना रहता है, ओके। इसे हम कहेंगे सूडो यूनिपोलर। इनकी होंगे कहाँ पे वो आपने खुद देखने हैं। मल्टीपोलर में हम बताएंगे, ये देखिए आपके पास मल्टीपोलर की एग्जाम्पल भी दिखाई गया कि बहुत ज़्यादा उसके प्रोसेस वगैरह होंगे, ओके। हम नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन में अगर हिस्टोलॉजिकल क्लासिफाई करें तो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड होंगे या नॉन माइलिनेटेड होंगे। फंक्शन के लिहाज से हम कह देंगे सेंसरी होंगे या मोटर न्यूरॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कंडक्शन के बेस के ऊपर हम बता देंगे गैसर एंड इरलैंगर क्लासिफिकेशन होती है इनकी, ओके। सबसे पहले हम इस क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। आपके पास जो फाइबर होते हैं ना वो 3 किस्म के होते हैं। ए फाइबर होते हैं, बी फाइबर होते हैं और सी फाइबर होते हैं। ए अल्फा, ए बीटा और ए गामा होते हैं, और ए डेल्टा, मतलब एक ये याद रखते हैं बीटा वाले सिंपल एक होते हैं, और जो एक होते हैं सी डोर्सल रूट होते हैं, एक होते हैं सी सिंपैथेटिक। अब ए अल्फा वाले हैं ना ये हमारे पास मेनली प्रोप्रियोसेप्शन का में रोल प्ले कर रहे होंगे। ए बीटा वाले टच और प्रेशर को फील कर रहे होंगे, ठीक है। ए गामा वाले हम कहेंगे ये मोटर होते हैं मसल स्पिंडल को। और ए डेल्टा मेनली जब भी मुझे पेन होगी ना, मेरी बॉडी के अंदर पेन होगी, तो ए डेल्टा वाले फाइबर मतलब जहाँ से भी पेन होगी ना तो ये कैरी कर रहे होंगे पेन की इंपल्सिस को। अब प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक जो बीटा वाले होते हैं, और आप देखेंगे ना सी डोर्सल रूट होते हैं, वो ये भी पेन लेके जा रहे होते हैं, लेकिन ये स्लो पेन को लेके जाते हैं, और जो ए डेल्टा वाले हैं ना वो फास्ट पेन को लेके जा रहे होते हैं। सिंपैथेटिक के बारे में बताएंगे, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं, ठीक है। इनकी एक बार फाइबर की एमसीक्यूज के लिए देख लें, वो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती होती है, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। अब फाइबर टाइप ए अल्फा, ए बीटा, ये सारा आपको साइड पे लिखा गया, ठीक है। लेकिन जो ए अल्फा वाले होते हैं ना उनके अंदर जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में फाइबर होंगे ना वो 1 अल्फा
अल्फा होगा। ए अल्फा पे में 1 अल्फा, अब ये 1 अल्फा होंगे कहाँ पे, मसल स्पिंडल के अंदर, 1 बीटा गोल्जी टनल ऑर्गन के अंदर, और 2 वाले होंगे ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मेनली ये भी मसल स्पिंडल के अंदर होंगे। ओके, जो 3 वाले हैं ना मेनली वो पेन और कोल्ड ये वगैरह को, ये टच वगैरह को कैरी कर रहे होते हैं, और जो 4 वाले होते हैं ना मेनली सी टाइप वाले फाइबर वो पेन टेम्परेचर वगैरह को लेके जा रहे होते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपने रट्टा किया और एक बार अच्छे से याद करनी है। ओके, उसके बाद हम बताएंगे आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, इनके अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है और साथ में कंडक्टिविटी होती है। ओके, और आरएमपी होता है। ये पहले सबसे पहला पॉइंट है एक्साइटेबिलिटी का। तो एक्साइटेबिलिटी क्या है कि हमारे पास जब भी कोई स्टिमुला आएगा ना तो हमारी बॉडी उसे रिस्पॉन्ड करेगी या नर्व फाइबर उससे रिस्पॉन्ड करेगा, तो हम ये कह देंगे ये एक्साइटेबिलिटी है। ओके, एक्साइटेबिलिटी टाइप ऑफ स्टिमुलस में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई हो सकता है, मैकेनिकल, थर्मल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, या केमिकल स्टिमुलाई हो सकता है। ओके, अब हम बताएंगे यहाँ पे जो स्टिमुलेशन हो रही है ना, जो उसके मतलब भी आपका पोटेंशियल होगा वो डिपेंड कर रहा होगा स्टिमुलेशन कितनी इंटेंसिटी से हो रही है, रेट ऑफ स्टिमुलस क्या है, ठीक है, उसका टाइम ऑफ स्टिमुलेशन या ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस क्या है। ओके, अब स्टिमुलस जो होता है ना वो सब थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड होता है और सुप्रा थ्रेशोल्ड होता है। मतलब थ्रेशोल्ड क्या है, ऐसा स्टिमुला है, मतलब अगर हमने कोई मतलब इंपल्स प्रोड्यूस करनी है ना, वो प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम हमारे पास चाहिए होता है ना, हमारे पास कोई भी थ्रेशोल्ड, तो स्टिमुला लेवल को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल चाहिए होता है ना वो हम कहेंगे ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। ठीक है, मिनिमल रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू स्टिमुलेट ए न्यूरॉन। ओके, अब सब थ्रेशोल्ड ऐसा पोटेंशियल होगा जो लो होगा, ठीक है, और सुपरा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में बताएंगे ये मेनली जो अगर थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा का पोटेंशियल होगा ना वो हम कहेंगे सुपरा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। आपके पास ये गिवन है, नीचे टेबल आप यहाँ से देख सकते हैं। एक होता है रियो बेस, एक होता है कोरोनेक्सी। अब रियो बेस का मेनली काम क्या है कि मिनिमम स्ट्रेंथ है या वोल्टेज है जो कि हम जब स्टिमुल अप्लाई करेंगे ना, मतलब एक न्यूरॉन को, ठीक है, वो उसे एक्साइट, मतलब न्यूरॉन को एक्साइट करने के लिए ना मिनिमम जो स्ट्रेंथ है ना स्टिमुलेट्स की जो चाहिए होती है उसे हम कहते हैं रियो बेस। ठीक है, अब जिस टाइम के अंदर वो स्टिमुलेट हो रहा है उसे हम कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। ठीक है, लेकिन टाइम फॉर विच स्टिमुलस इज टू बी अप्लाइड, कि ऐसा टाइम जिसके अंदर हम स्टिमुलस दे रहे हैं, मतलब वो हमारा कौन सा टाइम है, ये यूटिलाइजेशन टाइम। कोरोनेक्सी क्या होता है कि मिनिमम टाइम है जिसके अंदर जो हम स्टिमुलस दिया है ना वो डबल हो जाए उस स्टिमुलस का जो रियो बेस वाला है। मतलब देखिए अगर 5 हमारे पास समझ लें कि हमने कोई स्टिमुलस 5 दिया ना तो ये रियो बेस है, मतलब एक 5 उसकी पावर थी स्टार्ट होने के लिए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को स्टार्ट करने के लिए ना जो हमें चाहिए था ना स्टिमुलस, मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ जो चाहिए थी ना एक स्टार्ट करने के लिए वो हमारे पास थी 5। अब उसका डबल अगर हम कर देंगे ना तो वो होगा कोरोनेक्सी। ठीक है, अब इनको मेनली डिस्कस करते हैं कि वो एक होते हैं हमारे पास ग्रुप ए फाइबर होते हैं, इनकी डिफरेंट कोरोनेक्सी वैल्यू है। ग्रुप ए फाइबर की आपके पास गिवन है, ग्रुप स्केलेटल मसल की, कार्डिक मसल की, ये एमसीक्यू। ओके, अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या आपके पास कोरोनेक्सी की हम बताएंगे। मेनली कि जो न्यूरो सर्जन होता है ना वो इससे असेस कर रहा होता है कि जो टिश्यू आपका डैमेज हुआ है ना कब तक रिपेयर हो जाएगा। ओके, कोरोनेक्सी हमारे पास मायोपैथी में इंक्रीज हो जाएगी। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर अगर हम देखें, एक हमारे पास पहले हमने स्टिमुलस दिया हुआ है, ठीक है, इट इज ए टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच टिश्यू डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सेकंड स्टिमुलस। मतलब हमने पहला स्टिमुलस दिया हुआ है, उसके बाद हमने जब सेकंड स्टिमुलस दिया ना तो तब तक वो हमारे पास नहीं, हमारे पास वो रिस्पॉन्ड करेगा उसे जब तक उसे रिमूव ना करेंगे पहले वाले को। अब इसके दो टाइप होते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड की, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, एक होता है हमारे पास रिलेटिव हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब एब्सोल्यूट वाले में क्या होता है कि देखें, चाहे हम देखें एक हमने स्टिमुलस अप्लाई किया हुआ था, देन मतलब वो हमने 5 वाला, मतलब 5 उसकी पावर थी, वो हमने स्टिमुलस अप्लाई किया था। जब हम देखें चाहे अगर इसमें हम 50 भी वो पावर अप्लाई कर दें ना सेकंड स्टिमुलस की, वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इसमें जाएगा टिश्यू डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल टू द सेकंड स्टिमुलस, चाहे उसकी जो मर्जी स्ट्रेंथ है। ओके, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में बताएंगे टिश्यू में रिस्पॉन्ड, अगर हम पावर इंक्रीज करेंगे ना मतलब स्टिमुलस की, तो टिश्यू फिर सेकंड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर देगा। ओके, ये आपके पास एक रिलेटिव, इसकी एक डायग्राम अपनी इंपॉर्टेंट है, एक बार याद रखनी और देखनी भी है। ओके, देन आपने बताना है इंटेग्रल प्रोटीन होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर, इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लीक चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं और लाइगैंड गेटेड चैनल होते हैं। ओके, लीक चैनल बताएंगे पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल हो गए, या वैसे और डिफरेंट टाइप ऑफ लीक चैनल। वोल्टेज सोडियम वोल्टेज गेटेड हो गए, पोटेशियम हो गए, कैल्शियम क्लोराइड। लाइगैंड गेटेड में तब ये काम करेंगे जब कोई ना कोई केमिकल मैसेंजर या हार्मोन वगैरह आके बाइंड करेगा रिसेप्टर के ऊपर, देन ये एक्टिवेट होंगे। ओके, अब इलेक्ट्रोजेनिक पंप होते हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, ये हमारे पास डिफरेंट पंप की एग्जांपल आ गई। ठीक है, कुछ होते हैं जो चैनल जो हमारे पास हर वक्त ओपन रहते हैं, लीक चैनल हो गए, ये एमसीक्यू है। ओके, लीक चैनल और जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं ना हर वक्त काम करते रहते हैं। ओके, देन आपके पास अगला नेक्स्ट चैनल आ जाएगा आपका, जिसके अंदर बताएंगे व्हाट इज डिफ्यूजन पोटेंशियल इज काज्ड बाय आयन। देखें जो डिफ्यूजन मेनली होनी होती है ना वो आयंस की कंसंट्रेशन के डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, लाइक देखें अगर अंदर की तरफ जो पोटेशियम होता है ना वो 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ओके, जो बाहर की तरफ पोटेशियम होता है वो 4 होता है। अब
पोटेशियम का स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो अंदर से बाहर निकला है। ओके, इसी तरह जो उसे मतलब अगर सारा का सारा ये पोटेंशियल यही हमारे पास जनरेट करवा देगा ना, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो जनरेट कर रहा है वो 94 मिली वोल्ट है। ओके, देन बताएंगे जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है हमारे पास सोडियम का वो 61 मिली वोल्ट है। ओके, जो बाहर की तरफ हमारे मेंटेन करवा रहा है। अब इसमें क्या होता है, जो बाहर की तरफ सोडियम होता है ना वो 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन अंदर की तरफ वो काम होता है 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो बाहर से अंदर की तरफ सोडियम डिफ्यूज करेगा। नरनेस पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, रीमा का मेन ये फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, ये रिलेशन होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल का कंसंट्रेशन के लिहाज से, मतलब कितनी डिफ्यूजन हो रही है और कितनी कंसंट्रेशन के बिहाफ पे हो रही है। ओके, अब डिफ्यूजन पोटेंशियल ये हमारे पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन दैट एग्जैक्टली अपोज द नेट डिफ्यूजन, मतलब ये ऐसा पोटेंशियल है जो अपोज करवाएगा द डिफ्यूजन ऑफ नेट डिफ्यूजन, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकुलर आयन थ्रू द मेम्ब्रेन। मेनली आपकी डेफिनेशन ये वाली याद रखनी है कि ये वो पोटेंशियल है जो अपोज करवा देगा डिफ्यूजन ऑफ ए पार्टिकुलर आयन। ओके, इसमें इसके बाद आप बताएंगे इसकी फार्मूला आपने मेन याद करना है। देन उसके बाद आ जाएगा रेस्टिंग आरएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेंटेन किया जाता है कैसे, वो आगे हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। अब डिफरेंट के आपके पास मेनली पहले आरएमपी होता क्या, ये वो पोटेंशियल है जब सेल मेम्ब्रेन रेस्ट के ऊपर होती है। ठीक है, अब डिफरेंट मतलब जगह हम देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट होगा, लाइक सेल बॉडी का क्या है, कार्डिक मसल का क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाउ टू रिकॉर्ड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेनली कंट्रीब्यूशन आती होती है कि देखें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाती है और उससे पूछ लेता है हाउ टू मेंटेन इट, या मैकेनिज्म क्या है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल करवा रहा होता है। ओके, मैकेनिज्म एक बार ऊपर रीड करें, आप कंट्रीब्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ कि देखें जो हमारे पास सबसे पहले पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन, मतलब वो देखेंगे कंट्रीब्यूशन के क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है पोटेशियम आयन। रेस्ट के ऊपर क्या हो रहा है, आपको पहले पता है कि जो पोटेशियम होते हैं ना वो अंदर 100 टाइम ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ओके, अब जो पोटेशियम होगा ना इसलिए वो लीक करेगा अंदर की तरफ से बाहर की तरफ। अब वो यहाँ पे पोटेशियम का वो निकाल रहा है, लाइक देखें आपके EMB आपके पास वो फोर्स लिखी गई है। ठीक है, अब -61 लो कंसंट्रेशन इनसाइड कितनी है आयन की और आउटसाइड कितनी है कंसंट्रेशन आयन की, -61 लो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ओके, 140 अब अंदर की तरफ है पोटेशियम और 4 है बाहर की तरफ। अब इसे सोल्व करेंगे तो 35 आ जाएगा। देन करते करते मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अगर आप देखेंगे ना, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 94 मिली वोल्ट जो मेंटेन करवाता है ना पोटेशियम करवा रहा होता है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि 94 कहाँ से आया। ठीक है, इफ पोटेशियम वर दी ओनली फैक्टर काजिंग दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट वुड बी इक्वल, देखें अगर खाली जो आरएमपी पोटेशियम खाली करवा रहा हो ना तो देन आरएमपी की वैल्यू -94 हो जाएगी। ओके, अब जो सोडियम होता है ना वो भी मेन रोल प्ले कर रहा होता है। ओके, कैसे कि यहाँ पे भी देखेंगे इनसाइड कंसंट्रेशन और आउटसाइड, अब हमें पता है इनसाइड कम होती है 14 और आउटसाइड ज़्यादा होती है। अब जब करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। देन +61 होता है ना वो मेंटेन कौन करवा रहा होता है, सोडियम। ओके, अब गोल्डमैन इक्वेशन क्या होती है कि इसमें देखिए 94 आ जाएगा पोटेशियम की तरफ से, सोडियम की तरफ से 61। अब आपके पास एक फार्मूला है जिससे आपने याद रखना है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आपको आना चाहिए फिर भी इसके बारे में। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ वी सोल्व दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के लिहाज से देखेंगे ना आरएमपी तो वो आ जाएगा -86। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ आ जाएंगी। अब एक और चीज़ होती है जो हमारे पास रोल प्ले कर रही होती है आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने में, वो आ जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, अब हम बताएंगे इसके अंदर क्या होता है, 3 सोडियम ऑलवेज मतलब मूव करते रहते हैं आउट और 2 पोटेशियम ये अंदर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये भी रोल प्ले कर रहा होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है -4। ओके, अब टोटल देखिए -86 पहले आ गया था और -4 यहाँ से आ गया। ठीक है, टोटल कुल मिला के -90 मिली वोल्ट हमारे पास पावर होती है किसकी, आरएमपी की, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। अब देन आपके पास वो बता रहा है कि हाइपोकलीमिया के अंदर क्या होगा कि हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, देखें हाइपरकलीमिया के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोपोलराइजेशन हो जाएगी। जस्ट अपनी लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, देखें जब भी लोकल एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है कि ब्लॉक करवाते हैं कंडक्शन ऑफ आयन को। ओके, सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर को ब्लॉक करवाते हैं ताकि कंडक्शन हो जाए। ओके, मेनली होकर हो रहा था कि रिजल्ट किसके नतीजे में हो रहा था कि वोल्टेज गेटेड सोडियम जो चैनल होते हैं ना उन्हें हम ना ब्लॉक करवा देते हैं। ब्लॉक कैसे होता है कि उनकी जो हमारे पास होता है थ्रेश होल्ड वो हम इंक्रीज करवा देते हैं। अब कोई जो होता है मतलब पावर आ रही होती है ना, स्ट्रेंथ आ रही होती है जो हमारे पास थ्रेशोल्ड की वो अचीव नहीं होती, मतलब थ्रेशोल्ड तक पहुंचता नहीं कोई सिग्नल, देन इसलिए हमारे पास वो सिग्नल आगे कंडक्ट नहीं होता। मेनली ऑपरेशन वगैरह में करवा रहे हैं, कोकेन वगैरह के बारे में पढ़ लें, देखें एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं कि हमारे पास कौन सी एनेस्थीसिया हम यूज़ करा सकते हैं। देखें कोकेन आपके पास बताया गया कि फर्स्ट आपके पास केमिकल था जो एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ किया। अब इसके बारे में बता रहा है कि वो नेचुरली हमें मिल तो जाता है लेकिन इसकी ना हमारे पास एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ज़्यादा देर यूज़ करेंगे तो हम इसके एडिक्ट हो सकते हैं। ओके, देन आप बताएंगे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल के बारे में, ये अब्रप्ट या पल्स लाइक चेंज है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। ओके, जो कि लास्ट करता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, थोड़ी देर तक रहता है। ओके, अब इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो बता रहा है कि वो इसे देखना हो तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप देख लें या एमसी को आपके
अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना वो क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, उसके बाद आरएमपी की मेंटेनेंस थी और एक ही एक्शन पोटेंशियल आ गया। ओके, हाँ, प्रॉपर्टीज क्या है, ये अब्रप्ट होता है, ठीक है, ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड कम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। देखिए आल या तो सारे के सारे फाइबर्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल आ रहा होगा या किसी के अंदर नहीं आएगा, इसे कहते हैं आल और नन लो। ओके, उसके बाद हम बताएंगे कि इसके अंदर अपना रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, ठीक है, वो आपको मैंने बताया था व्हाट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये सेल्फ अपने आप को प्रोपागेट करेगा। इसके अब दो मेन फेजेस होती हैं, एक होता है डीपोलराइजेशन, देखिए जब ये होती है जब हमारे पास सडन मेनली नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है ना अंदर की तरफ, उसे कहते हैं डीपोलराइजेशन हो गई। ये मेनली सोडियम चैनल की ओपनिंग की वजह से हो रही होती है। अब रीपोलराइजेशन में मेनली क्या होता है कि हमारे पास जो बाहर की तरफ जो पोटेशियम चैनल होते हैं ना, मेनली जब वो ओपन होते हैं ना, तो हम कह देंगे ये आपका रीपोलराइजेशन हो गया। देखें अब देखें ये एक लेटेंट पीरियड की आपको देखें, सबसे पहले कोई आपको चीज़ नहीं आना है ना, कोई भी स्टिमुलस नहीं आना है, तो उसने सबसे पहले अपने थ्रेशोल्ड को अचीव करना है। उसके बाद ये उसने लेटेंट पीरियड आपको मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, वो वहाँ से फायरिंग लेवल तक जाएगा, ठीक है, ताकि वो थ्रेशोल्ड अचीव हो सके। वहाँ से फिर देन सोडियम चैनल की ओपनिंग होगी, डीपोलराइजेशन होगी, वो अपने एम्पलीट्यूड तक अचीव करेगा। देन वहाँ से नीचे की तरफ आएगा, रीपोलराइजेशन होगी। अब रीपोलराइजेशन के बाद ना वो वापस रुकेगा नहीं, वो आफ्टर डीपोलराइजेशन के अंदर चलेगा। देन आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन होती है, वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए सोडियम जो डीपोलराइजेशन होती है ना, वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से हो रही होती है। उसके बाद आपके पास दो किस्म के गेट होते हैं, एक होता है एक्टिवेशन गेट, एक होता है इनएक्टिवेशन गेट, ठीक है। जब रेस्ट के अंदर वो होते हैं तो एक्टिवेशन क्लोज हमारे पास क्लोज होता है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन होता है, ठीक है। इसके बारे में जस्ट पढ़ लें एक बार, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन हम बताएंगे रीपोलराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है कि वोल्टेज गेट जो पोटेशियम चैनल होते हैं ओपन होते हैं, ठीक है। ओनली वन गेट ओपन होता है या प्रेजेंट होता है अंदर की वाली साइड पे, वो यही होता है। ओके, देन हम बताएंगे कि हमारे पास जब ये ओपन होगा तो हम स्लोली हमारे पास जो पोटेशियम है वो मूव करेंगे। अब इसके बारे में बताया कि हमारे पास आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या होती है। ओके, आफ्टर डीपोलराइजेशन में बताएंगे कि मेनली जो 70% जब डीपोलराइजेशन हो जाती है ना, मतलब ओके, जो अपना पोटेंशियल वो अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद होता है ना कि स्लोली देन वो ट्रांसमिशन हो रही होती है नीचे की तरफ, वो स्लोली आता है। लाइक देखे ना, अगर उसने ऊपर की तरफ से फास्ट नीचे आ रहा था ना, नीचे आ जाता है तो स्लो हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे आफ्टर डीपोलराइजेशन की स्टेज चल रही है, क्योंकि बाहर की तरफ ना बहुत ज़्यादा पोटेशियम जमा होने लग जाता है। इस वजह से हम कह देंगे ये पोटेशियम बाहर की तरफ जमा हो रहा है, इस वजह से ये कम आफ्टर डीपोलराइजेशन वाली स्टेट आ जाएगी। अब उसके बाद जब हम बताएंगे आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन होती है कि देखें जब ये नीचे आ रहा था ना, आपके पास ऊपर से ग्राफ देखें, जब नीचे की तरफ आ रहा है वो एक जगह पे स्टॉप नहीं किया। अब स्टॉप किस वजह से नहीं किया, वो ये वजह है कि जब भी वो नीचे आता है ना, -70 तक अब अचीव हो जाता है, आर्म रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक आ जाता है, तो वो वहाँ पे आते आते ना देखें रुकता नहीं है। उसकी दो मेन काजेज हैं, एक तो ये हमारे पास सोडियम जो पोटेशियम पंप होता है ना, वो कंटिन्यूसली एक्टिव होता है, वो ऑलवेज 2-3 सोडियम हमारे पास बाहर और 2 पोटेशियम अंदर भेजता रहता है। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा हम बताएंगे कि सारे के सारे चैनल कभी भी पोटेशियम बंद नहीं होंगे, जिसकी वजह से आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन होगी। तो ये आपको मैंने अभी क्या पढ़ा है, आपको आइडिया हो गया होगा इसके बारे में कि व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, और इसके 4 फेजेस आपके बारे में मैंने बता दिया। ओके, अब वो बता रहा है -55 मिली वोल्ट होता है थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन के लिए। अब उसका फायरिंग लेवल के बारे में बताया था। अब स्पाइक पोटेंशियल की डेफिनेशन करनी है कि अगर फायरिंग लेवल से लेके स्टार्ट ऑफ आफ्टर डीपोलराइजेशन, आपको दोबारा दिखा दूं कि फायरिंग लेवल से लेके स्टार्ट ऑफ आफ्टर डीपोलराइजेशन तक जो हमारे पास आ रहा होगा, ये स्पाइक पोटेंशियल। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में बताएंगे कि मतलब आपको पता है कि मैंने आपको इसकी पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन की हुई है कि मतलब जब भी स्ट्रेंथ चाहे स्टिमुलस की जितनी मर्जी हम सेकंड स्टिमुलस की बढ़ा दें, लेकिन जब तक फर्स्ट वाला वहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, तो 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन तक हम बताएंगे कि ये वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। मतलब पहले अगर हम बताया कि डीपोलराइजेशन हो गया और वहाँ से लेके अब 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन तक हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। इसकी रीज़न यही है कि हमारे पास जो इनएक्टिवेशन गेट होता है ना सोडियम के लिए, वो ओपन हुआ होता है, एक्टिव हुआ होता है, मतलब देन फिर वो कुछ भी नहीं आ गया सेकंड स्टिमुलस को जो आ भी जाए ना, तो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करने देता। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन के बाद से लेके आफ्टर डीपोलराइजेशन तक ना, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। मतलब अगर हम सेकंड स्टिमुलस अप्लाई करेंगे ना, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो टिश्यू से रिस्पॉन्ड करेगा, ना रिस्पॉन्ड करेगा। ये आपके पास ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन अपने सुपर नॉर्मल पीरियड की बात करेंगे, तो आफ्टर डीपोलराइजेशन के बाद का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं ये सब नॉर्मल पीरियड है, क्योंकि अगर हम टिश्यू मतलब कहेंगे यहाँ पे टिश्यू इजीली एक्साइट हो जाएगा। देयर इज चाहे डिक्रीज थ्रेशोल्ड भी हम दें ना, कम भी थ्रेशोल्ड दें, तो तब भी वो टिश्यू से रिस्पॉन्ड कर लेगा। इसकी उसके बताएंगे सब नॉर्मल पीरियड के बारे में बताएंगे। ड्यूरिंग आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है कि जो हमारे आरएमपी होता है ना, वो मोर नेगेटिव होता है, तो देयर इज इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन। देखिए अब वो जब अगर उससे हम आगे गुजर गए ना सब नॉर्मल पीरियड से, तो उसके बाद हमारे पास चाहे थोड़ा सा इंक्रीज भी करवा देना उसे थ्रेशोल्ड को, तो डिफिकल्ट होता है कि हम फायरिंग लेवल तक पहुंच पाएँ। जस्ट इसे रीड कर लें। ओके, देन उसके बाद आपने ये वाला थोड़ा सा टॉपिक है एविडेंस ऑफ टू प्रूव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जस्ट एक बार रीड करें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट।
अब रोल ऑफ कैल्शियम आ रहा है मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी के अंदर, जो बताएंगे जो कैल्शियम होता है ना वो सेल और मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करवा रहा होता है। कैसे जो इनर वो साइड होती है ना वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो कैल्शियम होता है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलरली बाइंड करता है इस नेगेटिवली चार्ज के साथ इनर सर्फेस ऑफ सोडियम के साथ, वो उससे ना, और देखिए अब इस कैल्शियम जो आता है ना वो जो हमारे बॉडी में आ रहा होता है, इसका मेन काम होता है कि जो सोडियम चैनल होता है ना प्रेजेंट, इसका होता है काम उसे क्लोज करवा कर रखता, अगर क्लोज करवा के रखना होता है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास हाइपोकैल्शियम की कैल्शियम होता है, हमारे ईसीएफ में डिक्रीज हो जाता है ना कैल्शियम, तो सोडियम जो चैनल होते हैं ना वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाते, तो वहाँ से सोडियम लीक करता रहता है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं मतलब वो फिर रिजल्ट करवाएगा हमारे पास हाइपर एक्साइटेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं टेटनी, ठीक है। मतलब जब भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी ना तो हमारे क्रैम्प्स बढ़ जाएंगे, इसे कहेंगे टेटनी हो गए। टेटनी हमारे पास क्या होता है, कार्पोपिडियल स्पैज़म है, हमारे रिस्पिरेटरी मसल का भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि हमारे पास मसल हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं, इसमें पैरास्थेसिया होता है, नॉर्मल सेंसेशन होती है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब रोल ऑफ अदर मतलब आइंस की बात करेंगे, हाइपोकलीमा के अंदर क्या होगा कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी आरएमपी की, मेम्ब्रेन की ना हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, और हाइपरकलीमा के अंदर ना हाइपोपोलराइजेशन हो जाएगी, बस एमसी को याद रखने ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन माइलिनेटेड में और अनमाइलिनेटेड फाइबर में कैसे इंपल्स आगे जाएगी। तो सबसे पहले बताएंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में कि इस पर प्रोपागेटेड जो प्रोपागेशन हो रही होती है एक्शन पोटेंशियल की, वो माइलिनेटेड में कैसे होती है और अनमाइलिनेटेड में कैसे होती है। अगर हम सबसे पहले अनमाइलिनेटेड की बात करेंगे ना, तो जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है ना वो आरएमपी के मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है पोलराइज, ओके। लेकिन जैसे ही हम उसे थ्रेशोल्ड मतलब पोटेंशियल देते हैं, स्टिमुलस दे देते हैं ना, तो उसकी अंदर वाली साइड हो जाती है पॉजिटिव और बाहर वाली साइड हो जाती है नेगेटिव, फिर वो अपने आप को इसी तरह खुद आगे की तरफ प्रोपागेट करता है, ठीक है। वो जो हमारे पास द करंट फ्लोइंग आउट जो वहाँ से आइंस के फ्लो से करंट जनरेट हो रहा होता है ना, वो आगे फिर हमारे पास एक्टिवेट करेगा सोडियम चैनल को, ठीक है। उसके बाद सोडियम चैनल एक्टिवेट होंगे, उसके बाद इन्फ्लक्स होगा सोडियम का, ठीक है। उसके बाद हम बताना है न्यू लोकल सर्किट वहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, वहाँ पे डिपोलराइजेशन होगी, उसी तरह फिर ये आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। इसके बाद बताना है ठीक है। अब ये दोनों डायरेक्शन में सिमिलटेनियस मतलब एक साथ ही हो रहा है, ओके। मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये पोलराइज पड़ा हुआ था, उसके बाद जैसे ही हमारे पास स्टिमुलस आया अंदर वाली साइड मोर पॉजिटिव, फिर बाहर वाली साइड नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान मतलब एक वो चार्ज डिफरेंस आया, फिर वहाँ से करंट जनरेट हुआ जिसने आगे एक्टिवेट किया सोडियम चैनल को, वहाँ से देन फिर ओपनिंग होगी सोडियम चैनल की, वहाँ पे डिपोलराइजेशन हुई, ठीक है। फिर वहाँ पे बता रहा है कि दोनों डायरेक्शन में इम्पल्स जाएगी, दोनों ही डायरेक्शन के अंदर ना, तो बता रहा है दिस इज हाउ होल लेंथ, देखिए हर पूरी की पूरी लेंथ फाइबर की कैसे पोलराइज होगी, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा, ओके। देन आपने बताना एक्शन जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कैसे आता है, तो हम बताएंगे जो माइलिन शीट थी ना वो इंसुलेटर का काम कर रही होती है। अब हम बताएंगे यहाँ पे नोड ऑफ जो रेनवर होते हैं ना वो एरियाज होते हैं, मैंने बताया था जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती, ठीक है। अब ये हमारे पास वो एरिया होते हैं कि यहाँ पे आयन चैनल वगैरह नहीं होते, जहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा ना तो वो क्या होगा, जो डीपोलराइजेशन हो जाएगी नोड ऑफ रेनवेयर की, ठीक है। उसके बाद एक पहले पोलराइज होगा, फिर उससे नेक्स्ट होगा, देन इसी तरह आगे की तरफ मूव करता रहेगा, और इसी तरह ना जंपिंग की फॉर्म में लाइक साल्टेटरी कंडक्शन इसे कहेंगे कि देखिए एरोज भी बनाए गए हैं कि किस तरह आपके पास साल्टेटरी कंडक्शन होगी, ओके। नेक्स्ट आपने बताना हाउ टू प्रूव साल्टेटरी कंडक्शन, तो यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट है जस्ट रीड करें। अब उसके बाद एडवांटेज क्या साल्टेटरी कंडक्शन का, तो बताना इसकी इससे वेलोसिटी अनमाइलिनेटेड में देखें 0.5 to 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जैसे माइलिनेशन होगी ना तो 120 मीटर पर सेकंड यहाँ तक पहुँच जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो और पॉइंट बताए गए जैसे रीड कर लेने। उसके बाद आपने बताना है कि हीट प्रोडक्शन इन नर्व, देखें जब आमतौर पे हम रेस्ट पे होते हैं ना तो नर्व फाइबर से हीट निकल जाती है। अब ये क्यों निकल होती है आपको पता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह काम कर रहे होते हैं ना उनके मतलब वहाँ पे एनर्जी होती है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, तो जब एटीपीएस टूटता है तो हम कह देंगे यहाँ पे एटीपी बैकग्राउंड की वजह से एनर्जी हो रही होती है। एक होती है ऑर्थोड्रोमिक एडोमिक एंड एंटीडोमिक कंडक्शन, ठीक है। अब नॉर्मल जो डायरेक्शन होती है ना करंट फ्लो की, तो हम बताएंगे ये ऑर्थोड्रोमिक होती है, ठीक है। लाइक सेंसरी नर्व से लेके पेरिफेरल नर्व सिस्टम से तक होगी, मोटर नर्व से सेंट्रल नर्व सिस्टम तक होगी, ठीक है। अब एक्सोनल रिफ्लेक्स होती है, सम सेंसरी न्यूरॉन के अंदर क्या होता है कि देयर आर कोलैटरल दैट वर्क ऑन दी एंटीडोमिक कंडक्शन, मतलब एंटीडोमिक होती है ऑपोजिट कंडक्शन, ओके। यहाँ पे आपको गिवन भी है तो अपने इसे एक बार याद रखना है, मतलब जो लेके जाएगी वो आपको हम कह देंगे ऑर्थोडोमिक थी, ठीक है। जो वापस की तरफ मूव की थी ना उसके बाद देन तो हम कह देंगे एक्सोनल रिफ्लेक्स हो जाएगी या एंटीडोमिक हो जाएगी। देन आपने इसके आगे आ जाना टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल की तरफ, तो ये आपको बताइए स्पाइक पोटेंशियल होता है, ठीक है, जो नर्व फाइबर से हो रहा होता है। एक्शन पोटेंशियल होता है विद प्लेटो जो कार्डियक मसल के अंदर होता है, तो ये एमसीक्यू है कि कार्डियक मसल में कौन सा होगा एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो, ओके। अब इसकी स्टेजेस आपको पता है, इसकी स्टेजेस एक्शन पोटेंशियल से डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो होता है उसमें रैपिड सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगी रैपिड वाली, फिर वहाँ पे प्लेटो आएगा,
उसे उसके बाद कहेंगे रैपिड रिपोलराइजेशन। इसकी 3 स्टेजेस आपने याद रखनी है। उसके बाद रैपिड रिपोलराइजेशन में क्या होगा कि हमारे पास सोडियम चैनल जल्दी, जो फास्ट के चैनल होंगे ना सोडियम चैनल, वो ओपन होंगे और -65 इसका मिलीवोल्ट होगी। प्लेटो क्या होता है सस्टेन्ड, मतलब देखिए आमतौर पे तो हमने बताया था ना, जब वो डिपोलराइजेशन होती है ऊपर जाती थी और डायरेक्ट नीचे। आपको मैं अगर यहाँ से ढूंढ के दिखा दूँ कि अगर हमारे पास हमने पढ़ी थी एक्शन पोटेंशियल, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाती है और सीधा नीचे आ जाती है, यहाँ पे कोई वो नहीं है। लेकिन जब जैसे हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास प्लेटो के साथ कैसे होगी एक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे देखें आपके पास एक छोटी सी कर्व नजर आ रही होती है, ठीक है। तो इससे कहेंगे ये प्लेटो हो रहा है। प्लेटो हो किसकी वजह से रहा होता है कि हमारे पास जो स्लो कैल्शियम चैनल होते हैं ना, उसकी वजह से हो रहा होता है। इसकी वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड की -40 ओके मिलीवोल्ट। इसकी 300 मिली सेकंड तक ये प्लेटो रहता है, ठीक है। वो बता रहा है कि वाई पोटेंशियल ड्रॉप्स, जब प्लेटो स्टार्ट होता है ना तो पोटेंशियल ड्रॉप क्यों करता है, क्योंकि सबसे पहले सोडियम जो चैनल होते हैं ना, फास्ट सोडियम चैनल, उनकी इनएक्टिवेशन हो जाती है और साथ में ही पोटेशियम चैनल की एक्टिवेशन हो जाती है। तो इस वजह से ना पॉजिटिविटी कम हो जाती है। इस वजह से हम कह देंगे कि हमारे पास इस वजह से हमारे पास पॉजिटिविटी कम हो जाती है और हमारे पास वोल्टेज कम हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है रैपिड रिपोलराइजेशन। आपको ड्रा करनी प्लीज आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ड्यूरेशन, अगर हम एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो का बताएंगे 300 टू 350 माइक्रोसेकंड बता देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड लॉन्गर होगा एज कम्पेयर, देखें वो बता रहा है कि एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल ना रिफ्रैक्टिव पीरियड स्मूथ मसल और कार्डिक मसल में लॉन्ग होता है, ओके। उसके बाद एक बार रीड दे लें, देन हम चलेंगे कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल की तरफ। तो ये मल्टी पीक्स, आपको देखें एक पीक नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पीक्स हैं, ठीक है। तो इस एक्शन पोटेंशियल कर देंगे ये कंपाउंड हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है, ओके। देन आपने इसके पॉइंट्स रीड कर लेने हैं। देन आपको पता होना चाहिए 3 मेन पीक्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मेनली कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। अगर ना फेवर करें तो एक होती है ए, बी एंड सी के बारे में करेंगे। देखें ए के अंदर आ जाएगा हमारे पास ए अल्फा, ए बीटा, ए डेल्टा, ए गामा, ठीक है। ये प्रेशर को सेंस कर रही होती हैं। और संडे मॉर्निंग पैरालिसिस को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये हम इसी का ही एक्सेस करेंगे कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल के अंदर, इसी को देखेंगे। उसके बाद जो बी वाली होती है ना, आपको पता है वो हाइपोक्सिया को सस्पेक्टेबल है, ये भी एमसी को है। और जो सी फाइबर होता है ना, वो एनेस्थेटिक्स को सस्पेक्टेबल है, ओके। अब जो ए अल्फा होता है ना, उनकी वो कह रहा है कि थिकेस्ट होते हैं, इनकी जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो 70 टू 120 मीटर पर सेकंड होती है। ए डेल्टा वो कह रहे हैं कि स्लोएस्ट टू कंडक्ट होते हैं, ठीक है। अब सी अनमाइलेटेड होते हैं, ठीक है। ए और बी माइलेटेड होते हैं, तो एक बार जस्ट रीड कर लें। अब बता रहे हैं कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन के अंदर हम बताएंगे सबसे पहले कैल्शियम का बड़ा अच्छा रोल होता है। आपको मैंने बताया था ना, कैल्शियम का मेन काम होता है कि वो सोडियम के साथ बाइंड करता है और जो होते हैं ना सोडियम गेट्स, उन्हें क्लोज करवा कर रखते हैं, ठीक है। उनके अंदर वो बता रहा है और भी हमारे पास होते हैं स्टेबलाइजर्स एटसेट्रा, जस्ट रीड पढ़ लें। लाइक लोकल एनास्थेटिक्स होते हैं, लाइक लाइडोकेन हो गया, पेपोएरोकेन हो गया, ये भी हमारे पास इसी का काम करेंगे। सेफ्टी फैक्टर की बात जानेंगे, ये रेशियो है बिटवीन दी एक्शन पोटेंशियल स्ट्रेंथ और साथ में एक्साइटेबिलिटी के थ्रेशोल्ड के दरमियान। जैसे ये 1 होती है, कुछ खास नहीं है, थोड़े ऑसिलोस्कोप नो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब क्लासीफाई करना है हमारे पास साइनेप्सिस को, तो हम बताएंगे सबसे पहले एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, देन फिर फंक्शनल पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमेटिक, मतलब एक्सोन का डेंड्राइट के साथ, एक्सोन का सेल बॉडी के साथ सोमेटिक हो गया। एक्सोनल में एक्सोन का एक्सोन के साथ, ओके। अब डेंड्रोडेंड्राइटिक मतलब डेंड्रोन और डेंड्रोन का, और डेंड्रोसोमेटिक मतलब डेंड्रोन का और सेल बॉडी का, ये होगा साइनेप्स। अब फंक्शन में हम केमिकल बता देंगे और इलेक्ट्रिकल बता देंगे। ये आपको डायग्राम दिखाई, ये केमिकल साइनेप्स की और ये आपको इलेक्ट्रिकल की है। अब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक जो केमिकल साइनेप्स होती है ना, इसमें एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ये ऊपर जो गिवन है, और जो नीचे होती है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब इनके दरमियान जो क्लेफ्ट होता है ना, उसके 20 टू 30 नैनोमीटर इनके दरमियान होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि होता है ना, मतलब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा और वो निकल के, जैसे लाइक आपको ये गोल गोल दिखाए गए हैं, ये एसिटाइलकोलिन है, ये हमारे पास आके बाइंड करेगा किसके साथ, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर अपने चैनल के साथ। देन फिर कुछ चैनल की एक्टिवेशन हो जाएगी और कुछ की क्लोजिंग हो जाएगी, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो जब पोस्ट, मतलब वो बता रहा है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ पे आपके पास जो चैनल होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, आयन चैनल होते हैं और सेकंड चैनल होते हैं। आयन चैनल के बारे में बताएंगे, या तो कैटायनिक चैनल होंगे मतलब पॉजिटिव, और या तो एनायनिक चैनल होंगे या नेगेटिव के लिए। जब भी कोई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा ना, तो वो सोडियम चैनल मतलब कैटायनिक चैनल को ओपन करेगा, ओके। जो इनहिबिटरी चैनल मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जब भी आएगा ना, वो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग करवाएगा, ओके। ये तो हमारे पास आयन चैनल पढ़ लिया। लेकिन सेकंड मैसेंजर एक्टिविटी में बताने, जब भी मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा ना ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो एक्टिवेशन करवा देगा हमारे पास जी प्रोटीन की, वहाँ पर साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी बनेगी, ठीक है। अब इसी ट्रांसमिशन के अंदर हम बताएंगे हमारे पास थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैल्शियम का भी इसमें रोल होता है। अब इसमें बताएंगे जी नर्व इम्पल्स चीज़, जब नर्व इम्पल्स आएगी ना, तो वो डीपोलराइजेशन करवाएगी साइनोप्टिक नोब की, वहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी। मैं आपको जस्ट आपको इसके बारे में बताता हूँ। लाइक देखिए, ये हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी ना, यहाँ पे पड़ा हुआ था, मतलब कैल्शियम देखिए आ रहा है हमारे पास, ये कैल्शियम आया। कैल्शियम जब आएगा ना, तो अंदर हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल पड़े हुए हैं,
ठीक है। वो साइनेप्टिक में जो वेसिकल होंगे ना वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूज़ करते ही वो अपना न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन है या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ करेंगे। वो जाके बाइंड करेगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर और जो हमारे पास इसका जो फंक्शन है ना वो परफॉर्म करवा लेगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक होता है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ओके। अब जो एक्साइटेटरी वाला होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज आप एक बार रीड कर लें। लोकलाइज्ड होता है, नॉन प्रोपागेटिव, डज नॉट अबे आलो नन लो। एक बार इसे रीड करने की आपको जस्ट याद करना है एक्साइटेटरी वाले की। अब एक्साइटेटरी वाला रिसेंबल कर रहा होता है एंड प्लेट पोटेंशियल के साथ। इसकी डेफिनेशन बस रीड कर लें। ओके। देन हमने यहाँ पे इनहिबिटरी वाला पढ़ना है। इसके में देखें जो हमारे पास था ना एक्साइटेटरी वाला, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के भी सुनाया था कि एक्साइटेटरी में ऑलवेज सोडियम चैनल की ओपनिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखें वो जो -65 से -45 मतलब देखिए पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। ओके। यहाँ पे ये बताना है। लेकिन जो इनहिबिटरी वाला मैंने बताया था ना यहाँ पे क्लोराइड या पोटेशियम चैनल की ओपनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट इसके बारे में ये बता देना है। और यहाँ पे जो हो सकता है हमारे पास प्लीज जो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है या तो गैबा हो सकता है, ठीक है। ये और उस तरफ आपने बता देना है एसिटाइलकोलिन हो सकता है, ठीक है। देन आपने कंपैरिजन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको आ सकता है, ठीक है। आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, देखिए साइनैप्स होता है दो न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन, अब कनेक्शन होता है समझ ले। लेकिन जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके। ये आप तीन टाइप के हो सकते हैं, एंड फीट हो सकता है, टर्मिनल बटन हो सकता है और मोटर टर्मिनल हो सकते हैं। ये आपके पास एक दिखाया गया टर्मिनल जो ब्रांचेज होती हैं ना, देखें। अब सबसे पहले देखें ये आपके पास न्यूरोनल फाइबर था और नीचे आपके पास ये दिखाया गया एक मसल। अब जब भी आके ये मसल न्यूरोनल फाइबर मसल के ऊपर आके लगेगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, वो कह रहा है जो न्यूरोनल फाइबर होता है ना वो कवर्ड बाय श्वान सेल, ठीक है। श्वान सेल ने कवर किया होता है जो उसे इंसुलेट कर रहा होता है सराउंडिंग मीडिया से, ठीक है। और जो मसल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उससे हम कह देंगे वहाँ पे एक जंक्शन एलिवेशन, देखिए यहाँ पे एक ना ग्रूव सा बना हुआ है, ठीक है। इस ग्रूव को अपनी याद रखना, ठीक है। उसके बाद बता देना कि एंड फीट ऑफ दी नर्व फाइबर फिट, देखिए जो नर्व फाइबर होती है ना उसकी एंड फीट इसके अंदर फिट आ जाती है। देन बताना जो साइनेप्टिक लेफ्ट होता है, इसे ये जो हमारे पास था ना जो गोल सा नीचे बना हुआ है जिसके अंदर ये फिट आया हुआ है, इसे कहना है साइनेप्टिक लेफ्ट। ये 20 to 30 नैनोमीटर वाइड होता है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना जो एसिटाइलकोलिन होता है वो बनता कैसे है, एसिटाइल-कोए और कोलिन मिलते हैं और एसिटाइलकोलिन बना देते हैं, ठीक है। और वो बाद में एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस की मदद से एसिटाइलकोलिन में वापस टूट जाता है, ठीक है। जब भी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आएगा ना तो आपको बताना है कि देखिए हर वेसिकल के अंदर, मतलब यहाँ पे आपके पास जो छोटा सा वेसिकल पड़ा हुआ था ना, ये छोटा-छोटा जो रिलीज हो रहे हैं, मतलब इनके अंदर तकरीबन 10,000 आपके पास मॉलिक्यूल आपने बताना है कि पड़े होंगे किसके, एसिटाइलकोलिन के। ओके। जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा ना तो डीपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम आएगा, देन फिर वो यहाँ से रिलीज होंगे, मतलब इतनी जल्दी होंगे कि हमारे पास तकरीबन 10,000 वो बता रहा है कि वो यहाँ से रिलीज होंगे वेसिकल्स, ठीक है। और 120 वेसिकल रप्चर होंगे, ठीक है, हर एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। मतलब यहाँ पे टोटल स्टोर्ड कितने पड़े होते हैं 10,000, लेकिन 125 वेसिकल्स पर मतलब रप्चर रिलीज होंगे वेसिकल्स। अब हर एक वेसिकल के अंदर समझ लें कि 10,000 अगर हमारे मॉलिक्यूल हैं तो सोचे कितनी ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज यहाँ पे होती है। 125 वेसिकल्स हैं और हर वेसिकल के अंदर तकरीबन 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलकोलिन पड़े होते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए या हमारे पास मैग्नीशियम या बोटुलिन टॉक्सिन आ जाए ना तो यहाँ से वो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। अब देखें, अब जब हमारे पास इतना ज़्यादा कैल्शियम एसिटाइलकोलिन वगैरह रिलीज़ हो जाता है तो हम उसका रीअपटेक करवाते हैं, कोलिन वापस चल जाती है रीयूज़ के लिए। आफ्टर वगैरह फ्यू सेकंड जब हमारे पास ट्रांसमिशन हो जाती है ना तो वो कोटेड जो पिट होता है वहाँ से हम कहेंगे रीफॉर्मेशन होगी वापस वेसिकल्स की, उनके ऊपर वापस कोलेथरिन का कोट आ जाएगा और देन वो वापस स्टोर हो जाएंगे। एसिटाइलकोलिन गेट्स आयन चैनल, आपको कुछ चैनल होते हैं जो एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है। इसमें बताएंगे देयर आर, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्ट एंड साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर डायमीटर देख लें। अब इनके रिसेप्टर बताएंगे 2 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 डेल्टा। अब 2 एसिटाइलकोलिन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो 2 अल्फा के साथ बाइंड करेंगे और कैटायनिक चैनल ओपन हो जाएगा। जस्ट एक बार रीड करें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। प्रॉपर्टीज़ के एंड जो प्लेट पोटेंशियल की तो एक बार रीड कर लें, सेफ्टी फैक्टर्स जस्ट देखने वाली चीज़ है। उसके बाद मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल ये हमारे पास रेस्ट के ऊपर बनता है, बस इसके बारे में इसकी वैल्यू देख लें। फटीग देखें, जब बहुत ज़्यादा हमारे पास हम करेंगे ना, देखें जब इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाए 100 टाइम्स, मतलब जब ग्रेटर चल जाए ना पर सेकंड, तो क्या होता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा एसिटाइलकोलिन यूज़ होते जाते हैं तो हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ना वहाँ पे ये कम होने लग जाते हैं, मतलब वहाँ से वेसिकल ही कम होने लग जाते हैं। जब वेसिकल कम हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये फटीग हो गई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। ओके। देन आपने बताना कि अंडर नॉर्मल फंक्शनिंग कंडीशन जो फटीग होती है ना वो
हो जाती है देन खुद ही कवर हो जाती है। अब कुछ ब्लॉकर्स हम दे रहे होते हैं मेनली जब न्यूरोमस्कुलर ताकि कंडक्शन को ब्लॉक करवा सकें, ठीक है। कुछ होते हैं प्री साइनेप्टिक मेनली इनका काम होता है कि देखें या तो हम किसी सर्जरी के अंदर दे सकते हैं, ठीक है, या मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। और प्रिवेंट करवाना हो ना जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, तभी हम दे सकते हैं ये ब्लॉकर्स। एक होते हैं प्री साइनेप्टिक ब्लॉकर्स जो मतलब कैल्शियम को आने को रोक देंगे, या वो जो हमारे पास वेजिकल में रिलीज होना था ना, अब वो वेजिकल मतलब देखें। अब जो प्री साइनेप्टिक वाले थे ना वो मेनली जो ये वाला ना इसके साथ ऊपर आएंगे, इससे आके ब्लॉक करवा देंगे ताकि कैल्शियम ना आएगा। कैल्शियम ना आएगा तो ये छोटे छोटे जो वेजिकल हैं ये रिलीज नहीं होंगे, ये आगे ये हम कह देंगे ये आगे प्री साइनेप्टिक ब्लॉकर्स, ओके। लेकिन अब जो प्री साइनेप्टिक ब्लॉकर्स होते हैं ना, अब जो पोस्ट साइनेप्टिक ब्लॉकर्स होते हैं ना, उन्होंने मेनली क्या करना होता है कि ये मेनली कम्पिटेटिव होते हैं और डीपोलराइजिंग होते हैं। जस्ट इनकी एग्जांपल पढ़ ले, उनके बारे में पढ़ ले। ये आपके पास थोड़ा सा एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, नोट मतलब कैसी को नहीं आ सकता है इनके अंदर से, ठीक है। अब कुछ एंटीकोलिनेस्टेरेज होते हैं जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं जो तोड़ देते हैं एसिटाइलकोलिन को ही, और वो एक्शन पोटेंशियल को फिर प्रोपागेट नहीं होने देती है। हम माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बताएंगे कि मतलब तकरीबन एक हर 20,000 बच्चे में से एक को होता है, ठीक है। उसके बताएंगे इसके अंदर देखें, माइस का मतलब होता है मसल और एसीजिया का मतलब होता है वीकनेस। मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर। देखें आंखों के जो आईलिड्स होते हैं ना वो ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, अपर आईलिड ड्रॉप कर लेगा, उसे कहेंगे ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, डिप्लोपिया होगा। इसमें हमने मेनली 4D याद रखने हैं। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, डिप्लोपिया, डिसअफेजिया मतलब कुछ खाया नहीं जाएगा, डिसआर्थरिया बोला नहीं जाएगा, बंदा बेड पे पड़ा रह जाएगा क्योंकि मसल बहुत वीक है, चला फिरा नहीं जाएगा। ऑटोइम्यून डिजीज इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज बनती है ना, ऑटो एंटीबॉडीज हमारे पास अटैक करती हैं एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स को, ठीक है, और वो उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक खत्म कर देते हैं, तबाह कर देती हैं, मतलब जहाँ पे एसिटाइलकोलिन ने आके बाइंड करना होता है। और इसमें क्या होता है फिर एंटीबॉडीज जो हमारे पास मतलब इसमें एविडेंस क्या ऑटोइम्यून होने का कि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज मिलती हैं जो कि हमारे को डिस्ट्रॉय करने वाली होती हैं एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स को और एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। अब जो बच्चे हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस से पैदा होते हैं ना वो तकरीबन बहुत मतलब उनके मसल वीक होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मतलब सारे एंटीबॉडीज प्लेसेंटा में जाती है ना, तकरीबन उनकी मतलब छोटे बचपन में डेथ हो जाती है 4 to 6 वीक के अंदर ही, ओके। उसके बाद हमने बताना ट्रीटमेंट में एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज देंगे ताकि हमारे पास एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाले चैनलों को लाइक नियोस्टिगमिन ड्रग दे देंगे। एक होती है हमारे पास या थाइमेक्टमी कर देंगे या हमारे पास प्लाज्मोफेरेसिस करा लेंगे, ओके, जो कि हमारे पास क्लियर करा देगा एंटीबॉडीज को। एक होता है लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, ठीक है। लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में भी माइस्थेनिया ग्रेविस वाली मतलब आती हैं सारी सिम्टम्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज बन रही होती है ना वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के खिलाफ बन रही होती है। वहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम हमारे पास एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल के खिलाफ बन रही थी, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के खिलाफ बनेंगे, ओके। देन हमने बताना है कि इसका डायग्नोसिस देखें। अब एक बंदा डिप्लोपिया, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया वगैरह के साथ आ रहा है तो आपको तो वो दोनों हो सकता है ना, या लैम्बर्ट-ईटन भी हो सकता है या हमारे पास वो भी हो सकता है, ये माइस्थेनिया ग्रेविस भी हो सकता है। तो आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप उसे देंगे एंड्रोफिनियम एक ड्रग होती है वो दे देंगे, ठीक है। जब वो बंदा आईवी वो ड्रग ले लेंगे ना इंट्रावीनस वेन के अंदर लगाएंगे तो अगर तो वो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी। लेकिन अगर लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम का ना पेशेंट है तो उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ओके। देन ये मसल के बारे में आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ, जैसे एक बार रीड दे लें, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ आगे लाइक आपको पहले जी डिस्क का पता है, सार्कोमेर का पता है, इसके आपको मसल के पार्ट पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेनली क्वेश्चन आया तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आ जाएगा, ठीक है। आपने पास पेपर नहीं पढ़ने भूलने इसके लिए, ठीक है। अब ट्रोपोमायोसिन क्या प्रोटीन होती है, ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है ये आपने देखना, ट्रोपोनिन की टाइप्स देख लेनी है, ठीक है। जस्ट नोट आपको इतना इसमें से खास आएगा नहीं क्वेश्चन, जैसे आपने एक बार रीड करना है आपका एलो है, ओके। देन व्हाट इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ये आपने एक बार गाइडेंस से रीड करना है टॉपिक, लेकिन मैं आपको यहाँ से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होती है ना, ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर डीपोलराइजेशन होती है। वो पहले डीपोलराइजेशन होगी फिर वो इनिशिएट कराएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन को। इसमें क्या हो रहा था कि देखिए जब भी हमारे पास आरएमपी पड़ा होता है ना, मसल जो हमारे पास स्केलेटल मसल होगा लाइक वो पड़ा हुआ है हमारे पास -80 और -90 मिलीवोल्ट उसका था आरएमपी। जैसे ही हमारे पास वो आया एक्शन पोटेंशियल तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे मतलब डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है। जिसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे डीपोलराइजेशन उनके पहले सबसे पहले डीपोलराइजेशन से भी पहले क्या होगा कि यहाँ पे ना देखिए कन्फर्मेशन चेंज आएगा किसके अंदर डाइहाइड्रोपायरोडीन रिसेप्टर पड़े होते हैं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से एक बार बताऊँ कि देखिए कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना ड्यूरेशन जो स्केलेटल मसल के अंदर वो 1 to 5 सेकंड होता है, ठीक है। जिसके नतीजे में क्या हो रहा था कि जब न्यूरोट्रांसमीटर मस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं होती है ना तो एक्शन पोटेंशियल रीच करता है फाइबर को, देन वहाँ से टीटीब्यूल तक जाती है। देखिए पहले एक्शन पोटेंशियल आया, डीपोलराइजेशन हुई, वहाँ से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होता हुआ ये टीटीब्यूल्स तक आया, ठीक है। टीटीब्यूल्स की डीपोलराइजेशन हुई, यहाँ पे हमारे पास टीटीब्यूल्स के
अंदर रिसेप्टर पड़े होते हैं, डाईहाइड्रोपायरोडीन रिसेप्टर्स, ठीक है। इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आया, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होने के नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल हमारे पास कैल्शियम निकलेगा, वो हमारे पास आके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी प्रोटीन के साथ। जब ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा तो वो आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। अब वो बता रहा है, अब जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में मिली क्या होता है, मसल डीपोलराइजेशन होती है कैल्शियम के रिलीज के नतीजे में, ठीक है। जिसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम ये कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हो रही होती है। देन कॉन्ट्रैक्शन जो मैकेनिज्म होता है वो बता रहा है कि इनिशिएटेड जब कैसे इनिशिएट होगा, जब कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी के साथ, ठीक है। एक कैल्शियम हमारे पास 4 ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। अब ट्रोपोनिन जो मायोसिन के साथ इनका आपस में ना देखिए ओवरले किया होता है, ठीक है। अब इसके दरमियान वो कहेगा आर कोलेक्टिवली कॉल्ड हमारे पास रिलैक्सिंग प्रोसेस बिकॉज व्हेन देखिए ये आपने एक मैं आपको एक वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में, जिससे आपको आइडिया होगा कि ट्रोपोमायोसिन और आपस में ये मूव कैसे करते हैं। यहाँ पे बता रहा है बिफोर द स्टार्ट ऑफ, देखिए कॉन्ट्रैक्शन से पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हो रहा होगा, ठीक है। देन बता रहा है कि व्हेन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द मायोसिन के हेड के दरमियान और इसके एक्टिव साइट के दरमियान आपस में होता है ना हमारे पास इंटरेक्शन, तो यहाँ पे एटीपी होते हैं। कुछ खास नहीं है, मैं जस्ट आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, देन उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। आपने एक बार रीड करना है कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग को, मैं आपको ग्रुप में गाइडेंस से पिक भी शेयर कर दूंगा देन, ठीक है। उसके बाद आपने क्रॉस ब्रिजेस के बारे में नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आपने जस्ट एक बार याद रखना है, ये हिस्टो का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो क्या क्या होता है, शॉर्टनिंग होती है सार्कोमेयर की, जी डिस्क्लोजर आ जाती है, एच जोन डिसअपीयर हो जाता है। तो ये एक्टिन जो फिलामेंट होते हैं आपस में ना वो कर लेते हैं ओवरले। वर्क ओवरलोड का आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मैं आपको सारा नहीं कराऊंगा ताकि आपको बोरिंग ना लगे है। तो ये चीज़ें रखनी है कि देखें जब आपने 50 मीटर डैश रेस लगानी है ना, 50 मीटर आपने भागना है, तो जो आपकी एनर्जी यूज़ हो रही होगी ना मेनली वो आपकी कौन सी एनर्जी है, वो एटीपी है, ठीक है। ये आपके इसके अंदर क्या होगा, एटीपी टूटेगी, वो आपको 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देगी, ठीक है। ये आपका आपने बता देना कि आपको जो 50 मीटर डैश रेस के अंदर ये होगा, एक बार रीड जरूर करिए इसे, बस आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब लेकिन आपने 100 मीटर की रेस लगानी है, देन आपका फोस्फोजन सिस्टम या क्रिएटिनिन फोस्फेट सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो कि एडीपी और सी फोस्फेट आपस में मिलेंगे और एटीपी बनेगी, साथ में क्रिएटिनिन प्लस एनर्जी बनेगी 10.3 किलो कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने ये बताना कि 100 मीटर रेस में आपने ये बॉडी के अंदर यूज़ हो रही होती है। देन देखें जब आपने 100 से अब आगे चले गए हैं, देखिए आपने उससे भी थोड़े से ज़्यादा भागना है, ठीक है। तो आपने बताना है कि उसके अंदर आपका मेनली ग्लाइकोजन लैक्टेट सिस्टम काम करने लग जाता है, मतलब जो ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लूकोज के अंदर जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होती है, वहाँ से पायरुविक एसिड बनता है, वो आगे लैक्टेट के अंदर चल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बताना है कि हमारे पास ये लैक्टेट, इसके एडवांटेज क्या है, हमारे पास वो 2.5 टाइम फास्टर है दूसरी मेटाबॉलिज्म से। उसके बाद बता देना फेट ऑफ लैक्टेट का क्या बनेगा, तो आपने बताना कि ये जो पाथवे बता रहा हूँ ना ग्लाइकोजन लैक्टेट सिस्टम, ये 1.5 मिनट या 400 मीटर की रेस के अंदर आपका ग्लाइकोजन लैक्टेट सिस्टम काम कर रहा होगा। ये जो लैक्टेट सिस्टम होता है वो लीवर में लैक्टेट बन के जाता है, वो वहाँ से वापस ग्लूकोनियोजेनेसिस में आ जाता है। उसके बाद बताना है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है ना, उससे अगर हमने ज़्यादा काम करना है, या मेन हम बताएंगे सारा दिन जो हमारे पास चलता रहता है ना, वो बताना है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर की वो बनता है मेनली, ठीक है। उसके बाद आपने बताना कि 95% जो बॉडी की एनर्जी यूज़ करी होती है इसी से करी होती है। उसके बाद एविडेंस ऑफ एटीपी अपने बताने हैं, रीड कर लें उसके बारे में। अब हमारे पास टाइप ऑफ इनिशियल हीट जैसे आप रीड कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बस एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद हमने बताना है कि आपके पास डिफरेंस आ जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का, और ये मैम का फेवरेट क्वेश्चन है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है जब आपकी मसल की लेंथ डिक्रीज करे लेकिन जो मसल की टेंशन है ना, देखें जब मसल की लेंथ के अंदर कोई फर्क ना आए, ठीक है, लेकिन मसल की टेंशन इंक्रीज करे तो वो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन है। लेकिन जब मसल की लेंथ डिक्रीज करे लेकिन टेंशन सेम रहे, मतलब उधर हमने बताया था लेंथ सेम थी, टेंशन इंक्रीज करी थी, इधर हम बताएंगे कि टेंशन सेम है लेकिन मसल की जो लेंथ है वो डिक्रीज करी है आइसोटोनिक में। उधर आपने बताना कि इसकी एग्जाम्पल में हमें प्रूफ में भी क्वेश्चन आया था कि इसकी एग्जाम्पल बतानी है एक्सटर्नल वर्क जो आप करें ना, सो नॉट मच एटीपी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीपी यूज़ नहीं होती, लाइक बॉडी बिल्डिंग के अंदर या वेट लिफ्टिंग के अंदर, तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रही थी। तो आइसोटोनिक कंट्रैक्शन आपने बताना कि एक्सटर्नल वर्क एटीपी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। इसमें हमने जब कोई ईंटें उठा रहे होते हैं, ठीक है, जब ग्राउंड से आपने कोई चीज़ उठानी होती है या स्विमिंग होती है, इसकी एग्जांपल है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन की। अब टाइप रेड फाइबर और वाइट फाइबर में डिफरेंस आता है, जो एक बार आपने जरूर देखना है, एससीक्यू भी है और एमसीक्यू भी है, ओके। मोटर यूनिट क्या होता है, सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द नर्व फाइबर। देखें अब एक मोटर न्यूरॉन आ रहा है और जितने उसने मसल फाइबर को इनर्वेट किया ना, सारे मिलके एक मोटर यूनिट बना रहे हैं, ओके।
जैसे इसे मोटर यूनिट की, मैक्रो मोटर यूनिट की एक बार डेफिनेशन पढ़ लें, लेटेंट पीरियड क्या होता है, ठीक है। अब देखें कि जब हम स्टिमुलस लगाते हैं, ठीक है, स्टिमुलस मैंने दिया कोई भी और उसमें अब मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, इन दोनों के दौरान देखिए मैंने कोई मतलब प्रिक कोई आपको पिन मारी है, ठीक है, हैंड के ऊपर, तो मेरे मतलब वो जो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, इन दोनों के दरमियान का जो पीरियड था ना, इस टाइम को कहते हैं ये लेटेंट पीरियड है, ठीक है। इसमें क्यों मेनली हो रहा होता है डिले, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो जो सिनेप्स वगैरह डिले हो रहा होता है वो हम बता देंगे, या वैसे हो कोई मतलब एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के अंदर जो टाइम लग रहा होता है उसे हम कह देंगे ये लेटेंट पीरियड का टाइम। ओके, अब सुमेशन क्या होता है, देखें इसकी दो टाइप्स होती हैं मेनली के, एक होती है मल्टीपल फाइबर सुमेशन, एक होती है फ्रीक्वेंसी सुमेशन। अब मल्टीपल फाइबर सुमेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो मोटर यूनिट होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, उनकी मतलब हम बताएंगे कि वो ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब देखिए मल्टीपल जो मोटर फाइबर है ना, इंक्रीज नंबर ऑफ मोटर यूनिट आपस में एक वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी सुमेशन बताएंगे कि सेम नंबर ऑफ मोटर यूनिट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो ऐसे डेंसिटी जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जैसे वो देखें वहाँ पे मैंने बताया था इंक्रीज नंबर ऑफ मोटर यूनिट, ठीक है, मल्टीपल फाइबर में। यहाँ पे आपने बताया ना जो आपके यूनिट है मोटर यूनिट वो सेम है, लेकिन वो एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा होता है लाइक क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया वो काज करवा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद टेटनाइजेशन क्या होता है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन इतनी तेज़ हो जाए कि वो आपस में देखें फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन बिकम सो रैपिड लाइक दे फ्यूज़ होने लग जाए ना, तो एंड दी होल मसल कॉन्ट्रैक्शन अपीयर टू बी स्मूथ, देखें वो ऐसे फ्यूज़ हो जाए कि वो सारी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में अपीयर हो, तो उसके टेटनाइजेशन है। इसकी फ्रिक्वेंसी जब देखें मसल की बढ़ जाएगी ना कॉन्ट्रैक्शन की 30 to 50 इम्पल्सिस पर सेकंड, तो टेटनाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। टेटनिंग क्या होती है वो डिफरेंट होती है, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था जब हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया होता था। स्टेयर केस इफेक्ट या ट्रैपी क्या होता है, ठीक है। अब इसमें काजेस पहले आपको पढ़ा दूँ। इंक्रीज जब देखें कैल्शियम बहुत ज़्यादा जब अवेलेबल होता है तो वो ट्रोपोन सी के साथ बाइंड करता है, जिसके बाद साथ साथ क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बनती है, ठीक है, जो हमारे पास मसल को प्लेटो के ऊपर ले जाती है, ऐसे कहेंगे ये ट्रैपी है, बस याद रखनी है। मसल फटीग आपको जब मसल ग्लाइकोजन कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बन जाए, एक्सेट्रा से रीड कर लें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसी को नहीं आएगा ये। मसल टोन आपके पास ये आपका जस्ट थर्ड ब्लॉक का वैसे सिक्स ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है, एक बार इसे रीड कर लें। राइगर मोटिस में क्या होता है, जब बंदा एक बार डेथ हो जाती है ना बंदे की, तो क्या होता है कि अब उसकी मसल बॉडी की जो होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके ही रहते हैं। मतलब अब देखें आफ्टर मैनी आवर्स ऑफ डेथ मरने के बाद ना बस जिस्म अकड़ जाता है, मसल ऑफ द बॉडी गो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वो रिजिड हो जाते हैं, सिर्फ कहेंगे ये राइगर मोटिस है। ये 15 to 25 आवर्स के अंदर डेवलप हो रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा है सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। उसके बाद और भी मरवा बॉडी के अंदर एटीपी कितनी है, ठीक है, जो पड़ी हुई थी मतलब आफ्टर डेथ, ये अपनी याद रखना है। मसल एट्रोफी जब मसल का जो साइज डिक्रीज होने लगे, मतलब मसल फाइबर कम हो जाए या मसल मैस कम हो जाए, ठीक है, तब 1-8 वीक्स आफ्टर, मतलब जब मसल 8 हफ्ते तक अपना मसल यूज ना करते तो उसका साइज छोटा होने लग जाता है। इसकी एग्जांपल में आपके बाद दिखाएगा डिसयूज एट्रोफी, मतलब जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है ना तो वो मतलब अपना मसल यूज नहीं कर रहा होता, वो क्योंकि पट्टी लगी होती है मसल के ऊपर, वो अपना हैंड मूविंग ना करता, तो वक्त के साथ साथ ना क्या होता है कि उसके मसल की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे फिर कुछ एंजाइम आते हैं लाइसोसोम वगैरह, ठीक है, या हार्मोन आते हैं, वो उससे मसल की ब्रेकडाउन करवाते हैं, ठीक है, उसके हम कहेंगे डिसयूज एट्रोफी हो गया, ठीक है। या उसकी डिनर्वेशन हो जाए कोई, मतलब वैसे एट्रोफी हो जाए, मतलब कोई जो इसकी इनर्वेशन है वो खराब हो जाए, ठीक है, तो उससे भी एट्रोफी में चल जाता है। डिसयूज एट्रोफी में मेनली क्या हो रहा है, देखें यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम होता है जो मेनली एटीपी डिपेंडेंट होता है, जब हम काम नहीं ना करते तो वो एक्टिवेट होता है और उससे मसल की प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाने लग जाता है, ठीक है। डिनर्वेशन के अंदर बस एक बार पढ़ लें। हाइपरट्रोफी में देखने लग जिम वगैरह करते हैं ना तो आपका मसल का साइज बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि साइज माइक्रोफिलामेंट्स का साइज बढ़ जाता है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन बढ़ जाता है, बस आपने एक बार ये याद रखना है। उसके बाद हाइपरप्लेजिया में आपको मैंने पिछले ब्लॉक में भी पैथोलॉजी में बताया था कि अगर सेल्स का नंबर इंक्रीज कर दे तो वो हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अब ना एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डुचेने मसल डिस्ट्रोफी, इसमें एक एक्स लिंक बीमारी है, ठीक है, जिसके अंदर मसल खत्म हो जाता है, उससे रिप्लेस कर देता है फैटी फाइबर या फैटी टिश्यू आकर, ठीक है। मेनली इसकी पैथोजेनेसिटी बताना है कि इसमें ना जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो कैल्शियम होते हैं ना हैंडलिंग वो खराब हो जाती है, ठीक है, इस इंजरी के बाद, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन परमिबिलिटी होती है ना फॉर कैल्शियम वो बढ़ जाएगी, ठीक है, कैल्शियम मसल के अंदर आएगा और वो हमारे पास इंट्रासेलुलर जो एंजाइम होंगी ना उससे की प्रोटियोलाइसिस स्टार्ट करवा देगा, वो उसकी डेथ काज करवा देगा, ठीक है, मसल फाइबर खराब हो जाएंगे, उसकी जगह पे कोई और मतलब फैट फाइबर्स या फैट चीज़ें मतलब वाली आ जाएंगी, कोलेजन वगैरह आ जाएगा। तो जो बच्चा पैदा होगा ना तकरीबन वो समझ लें कि बचपन से ही मतलब पहले तो बेड रिडन होगा, 12 साल की उम्र में मतलब उसे वो व्हील चेयर पे बैठना स्टार्ट कर देगा और 30 साल से पहले उसका रिस्पायरेटरी मसल का फेलियर होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब एक तो थी डुचेने मसल डिस्ट्रोफी, एक होती है बैकर मसल डिस्ट्रोफी, इसमें क्या होता है कि उसकी माइल्डर फॉर्म है, ठीक है, इसमें भी ना जो म्यूटेशन हो जाती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की, इसमें बंदा की जो डेथ होती है वो बहुत कम होती है, वो ज़्यादा मतलब जीत पाता है। EMG आपने एक बार रीड करना है, ठीक है,
उसके बाद आपके पास स्मूथ मसल्स के बारे में आपको पहले पता है, उसके टाइप्स के आपको सेंसिटिव होते हैं और मल्टी यूनिट होते हैं। जस्ट एक बार रीड कर लें नोट, ऐसी को के अंदर नहीं आएगा, आपके पास आपने ये सारी चीज़ें रीड करनी है जैसे रीड के लिए। यहाँ पे आपके पास एक्शन देखें, ये इंपॉर्टेंट था कि स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो आपके पास यहाँ से एक बार डायग्राम कर लें, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सबसे पहले ना बाहर से कैल्शियम आया, कैल्शियम आके बाइंड करता है एक प्रोटीन होती है कोलमोडुलिन के साथ, ठीक है। अब कोलमोडुलिन के साथ बाइंड करने के साथ ना एक होती है हमारे पास, एक होती है माइट्रोजन एक्टिवेटेड वो काइनेज, एक हमारे पास एंजाइम होता है, उसकी इनएक्टिव फॉर्म से उसे एक्टिवेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो जब उसकी एक्टिवेशन होती है, उसकी फोस्फोराइलेशन हो जाती है, देन वो कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। और इसी तरह आपके पास उसकी रिलैक्सेशन में बताएंगे कि जो एक्टिव होता है ना हमारे पास ये एंजाइम, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इसका एंजाइम का एक बार नाम मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम होता है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, कैल्शियम आया कैलमोडुलिन के साथ बंद किया उसने, आगे कैल्शियम और कैलमोडुलिन ने मिलकर क्या किया, जो हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम था ना, वो इनएक्टिव से एक्टिव करवाया, उसकी फोस्फोराइलेशन करवा दी और वो कॉन्ट्रैक्शन काज करवा दी। इनएक्टिवेशन के लिए एक्टिव में वो से वो इनएक्टिव में गया और वहाँ से उसकी डिफोस्फोराइलेशन हुई और वो रिलैक्सेशन में चला गया। ये सारा यही भी लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है। लैच फिनोमेना एक बार रीड कर लें, ठीक है। ये आपके पास ऐसी को में एक बार आ सकता है, एक बार इसे रीड करने की ही ज़रूरत है बस। देन जस्ट एक बार रीड, और आपके पास सिंपैथेटिक इफेक्ट हैं स्मूथ मसल के ऊपर क्या होंगे, बल्कि आपके पास डिफरेंस है, ये आपने एक बार जरूर करना है। ऐसी को में आया भी हुआ है और आ भी सकता है, ठीक है। स्मूथ मसल कार्डिक मसल वगैरह में डिफरेंस, तो ये आपका टोटल तकरीबन सिलेबस कवर हुआ। जज़ाकल्लाह।